सबसे पहले बात बड़ी खबर की करते हैं। भारतीयों को डिपोर्ट करने का ये पूरा मुद्दा है, जहां संसद में आज फिर हंगामे के आसार नजर आने वाले हैं। हथकड़ी और बेड़ियों को लेकर विपक्ष ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस जयपुर समेत प्रदेश भर में आज इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी करेगी। अमेरिकी सरकार की इमिग्रेशन पॉलिसी की दुनिया भर में चर्चा हो रही है और इसको लेकर आज संसद में हंगामे के आसार नजर आएंगे, क्योंकि आज बजट सत्र का जो पहला सत्र है वो पहला पहर जो होगा वो पूरा होगा और आज इसको लेकर राजस्थान के माफ करिएगा विधानसभा के सत्र का बजट सत्र का वो पहला पहर पूरा होगा। लेकिन हम बात संसद की कर रहे हैं, जहां आज कांग्रेस इसको लेकर हमलावर रह सकती है। इस मुद्दे को लेकर संसद में आज हंगामे के आसार नजर आने वाले, क्योंकि अमेरिकी सरकार की जो इमिग्रेशन पॉलिसी है जिसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है, ये कांग्रेस को मंजूर नहीं नजर आ रही। उसको लेकर कांग्रेस आपने देखा था कि कल भी संसद में हो हल्ला किया गया था, इसको लेकर आपत्ति जताई थी। आज फिर ये बताया जा रहा है कि हथकड़ी और बेड़ियों को लेकर विपक्ष जो नाराजगी जता रहा है, आज इसको लेकर फिर से आपत्ति जता सकता है और संसद के बाहर होर्डिंग लेकर विरोध प्रदर्शन आज फिर से कर सकता है। और यही अमेरिकी सरकार की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी की दुनिया भर में चर्चा हो रही है, लेकिन भारत में इसको लेकर एक अलग तरह की राजनीति शुरू हो गई है। और ये तब शुरू हुआ जब अमेरिका से 104 भारतीयों को वापस भेजा गया। इन सभी पर अमेरिका में इमिग्रेशन कानून के उल्लंघन का आरोप है। देखिए रिपोर्ट इसे। हाथों में हथकड़ी है, विरोध के सांकेतिक पोस्टर और नारेबाजी। संसद भवन के भीतर और बाहर अमेरिका की उस कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है जिसके तहत अमेरिका में इमिग्रेशन कानून का उल्लंघन करने वाले भारतीयों को वापस भेजा गया है। जिन 104 भारतीयों का पहला जत्था अमेरिका से अमृतसर पहुंचा है, उनमें हरियाणा और गुजरात के 33, पंजाब के 30, महाराष्ट्र के 3, चंडीगढ़ के 2 और यूपी के 3 लोग शामिल हैं। आरोप है कि ये सभी अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे थे, लेकिन जिस तरह से इन लोगों की भारत वापसी हुई है उसको लेकर सवाल किए जा रहे हैं। Honorable Chairman sir, we are of course engaging the US government to ensure that the returning deportees are not mistreated in any manner during the flight. At the same time, the House will appreciate that our focus should be on strong crackdown on the illegal migration industry, while taking steps to ease visas for the legitimate traveler. On the basis of information provided by returning deportees about the agents and others involved, law enforcement agencies will take necessary preventive and exemplary actions. उधर जिन लोगों को अमेरिका से भारत भेजा गया है, उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। कई लोग तो ऐसे हैं जिन्हें यह भी पता नहीं कि उनका बेटा या बेटी अमेरिका में रह रहे हैं। दवाई लगे कुछ दिन इस तरह, मतलब महीना कितने लग गया, महीना कितने लग गया, इस तरह करके 7 महीने लग गए जी उन्हें जान च। ते फिर हुण 15 दिन हो गए टप्पिया सी कहंदा, बस 15 उस तो बाद फिर फोन नहीं आया। उस तो बाद फिर अज भी पता लग गया जी आ गए जी। जितना कर्जा लेकर जी मैंने मुंडा भेजा जी हमारी बस बेनती सुनो जी, बस जी हमारे कर्जे कुर्जे माफ हुआ, बच्चे ने सरकारी नौकरी मिला जी। दरअसल इस नए कानून के तहत यूएस इमिग्रेशन और कस्टम्स इन्फोर्समेंट को अमेरिका में अवैध अप्रवासियों को हिरासत में लेने का अधिकार मिलता है। इस कानून के तहत किसी आरोपी शख्स पर कोर्ट में अपराध साबित करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ अपराध के आधार पर उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है और निर्वासित किया जा सकता है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस में फैमिली फर्स्ट, लेकिन हमारे लिए देश फर्स्ट। उन्होंने आरोप लगाया कि एक सियासी दल एक परिवार को समर्पित हो गया। तुष्टीकरण की राजनीति में कांग्रेस चरम पर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दिया। इस मौके पर पीएम ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। पीएम ने कहा, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, जहां एक दल एक परिवार को समर्पित हो गया है, उसके लिए सबका विकास, सबका साथ संभव ही नहीं। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, उनसे सबका साथ सबका विकास, इसके लिए कोई अपेक्षा करना, मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। ये उनकी सोच के बाहर है, उनकी समझ के भी बाहर है और उनके रोड मैप में भी ये सूट नहीं करता है। पीएम मोदी ने कहा, जनता ने हमारे विकास के मॉडल को परखा और समझा। जनता ने हमारे विकास के मॉडल को समर्थन दिया। हमारा मॉडल नेशन फर्स्ट है, कांग्रेस का फैमिली फर्स्ट। कांग्रेस में झूठ, फरेब, तुष्टीकरण का घालमेल है। और ये नया मॉडल तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण पर भरोसा। पहले के मॉडल में, खास करके कांग्रेस के कालखंड में, तुष्टीकरण, हर चीज में तुष्टीकरण। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा, बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर कांग्रेस को कितनी नफरत रही थी, ये किसी से छिपा नहीं है। बाबा साहेब को चुनाव में पराजित करने के लिए कांग्रेस ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन इस देश के लोगों ने बाबा साहेब की भावना का आदर किया। अब आज मजबूरन कांग्रेस को जय भीम बोलना पड़ रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर के साथ कांग्रेस को कितनी नफरत रही थी, उनके प्रति कितना गुस्सा था, और किसी भी हालत में बाबा साहब की हर बात के प्रति कांग्रेस चिढ़ जाती थी। और इसके सारे दस्तावेज मौजूद है। पीएम मोदी के राज्यसभा में दिए भाषण पर कांग्रेस का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री के पास कांग्रेस को कोसने के अलावा कोई एजेंडा नहीं बचा। देश के विकास की तस्वीर पेश करने की जगह इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की गई। 90 मिनट का भाषण था और वही प्रधानमंत्री इतिहास तोड़ मरोड़ योजना और प्रधानमंत्री कांग्रेस बदनाम योजना, इसके सिवा और कुछ था ही नहीं। सिर्फ कांग्रेस को निशाना बनाया, कांग्रेस को बदनाम किया, इतिहास तोड़ मरोड़ कर उन्होंने इतिहास सदन के सामने रखा। तो और क्या कहना है इनके बारे में, कुछ ये चुनावी भाषण था। जितना निराशा से भरा, कुंठा से भरा, हताशा से भरा प्रधानमंत्री जी का रिप्लाई था, इंटरवेंशन था, मैं उससे निराश हूं। लगता है प्रधानमंत्री के पास अब देश को देने के लिए कोई संदेश भी नहीं बचा है और वो पूरी तरह अपने सरकार के कामकाज से निराश हैं। इसीलिए कांग्रेस को गाली देते रहे। वो क्या करेंगे देश के लिए, ये नहीं बता पाए। पीएम मोदी ने राज्यसभा में विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा, हमने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। हम जनता जनार्दन को पूजने वाले लोग हैं। आपस में दुश्मनी कराने के तरीके अपनाए जाते थे। हमने सामान्य वर्ग के गरीब को भी 10% आरक्षण दिया, लेकिन कांग्रेस ने जातिवाद का जहर घोला। आज जातिवाद का जहर फैलाने के लिए भरपूर प्रयास हो रहा है, लेकिन 3 दशक तक दोनों सदन के ओबीसी एमपीस और सभी दलों के ओबीसी एमपीस सरकारों से मांग करते रहे थे कि ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाए।
ठुकरा दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर चर्चा पर चल रही बहस में पीएम मोदी ने हिस्सा लिया और सबका साथ सबका विकास मॉडल पर बात करते हुए कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब बात बड़ी खबर की करते हैं। दिल्ली नोएडा के स्कूलों को फिर से बम की धमकी मिली है। एनसीआर के 2 स्कूलों को फिर मिली है बम की धमकी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे ईमेल के जरिए ये बम की धमकी मिली है। 2 स्कूलों को दिल्ली एनसीआर के स्कूल कैंपस को बंद कर दिया गया है। छात्रों को घर वापस भेज दिया गया है। मौके पर पुलिस की टीम डॉग स्क्वाड भी पहुंच चुका है। सीसीटीवी और क्लासेस को सैनिटाइज किया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर के 2 स्कूलों को फिर से बम की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए यह बम की धमकी मिली है। स्कूल क्योंकि बच्चे आ चुके थे, जैसे ही ये मैसेज मिला और जैसे ही पता लगा वैसे ही बच्चों को फौरन स्कूल से घर भेज दिया गया है और सीसीटीवी और क्लासेस को सेंसिटाइज किया जा रहा है। फिलहाल बड़ी खबर और स्कूल में पुलिस की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंच गई है। और एक और बड़ी खबर आपको बताते चले, पड़ोसी देश बांग्लादेश से जहां बवाल मचा हुआ है और इस बीच बांग्लादेश की एक्टर मेहर अफरोज को बांग्लादेश पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मेहर अफरोज को देश विरोधी गतिविधियों के आरोप लगे हैं। अभिनेत्री मेहर अफरोज का परिवार अवामी लीग का समर्थक है। माना यह भी जा रहा है कि अवामी लीग का समर्थक होने की वजह से मेहर अफरोज को हिरासत में लिया गया। मेहर के परिवार के गांव वाले घर को भी छात्रों और स्थानीय लोगों ने जला दिया। पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीब उर रहमान के घर पर तोड़फोड़ का मेहर अफरोज ने विरोध किया था। तो बांग्लादेश एक बार फिर हिंसा की आग में जल उठा है। ढाका में हुई ताजा घटनाओं ने न केवल राजनीतिक हलचल मचा दी है बल्कि देश की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा। ढाका में प्रदर्शनकारियों का बवाल। बांग्लादेश के संस्थापक के घर पर धावा। आगजनी और तोड़फोड़ से कांप उठा बांग्लादेश। शेख हसीना के खिलाफ विद्रोह की भयानक लहर। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश में हिंसा का जो सिलसिला शुरू हुआ वो एक बार फिर उग्र हो चुका है। शहर के शहर आग की लपटों से धधक रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के घर पर धावा बोल दिया गया। उनके घर पर न सिर्फ तोड़फोड़ की गई बल्कि उसे आग के हवाले भी कर दिया गया। ये वही घर है जहां शेख मुजीबुर रहमान की हत्या की गई थी। शेख हसीना ने इसी घर को मुजीबुर रहमान की याद में म्यूजियम बनाया था। शेख मुजीबुर रहमान के घर पर प्रदर्शनकारियों ने दूसरी बार हमला किया है। पहला हमला उस वक्त हुआ था जब शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा था। दरअसल इस हिंसा की शुरुआत बीती रात उस वक्त हुई जब शेख हसीना की पार्टी ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया था। इस कार्यक्रम में शेख हसीना को फेसबुक के जरिए बोलना था। कार्यक्रम के लिए रात 9 बजे का वक्त तय किया गया था। कार्यक्रम की जानकारी मिलते ही प्रदर्शनकारियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारी रात 8 बजे फावड़ा और हथौड़े लेकर शेख मुजीबुर रहमान के घर पर पहुंच गए। हिंसक भीड़ ने रात 9:30 बजे मुजीबुर रहमान के घर को आग के हवाले कर दिया और उसके बाद हिंसक भीड़ ने उपद्रव का जो सिलसिला शुरू किया वो लगातार
भयानक रूप लेता जा रहा है। एग्जिट पोल करने वाली दो बड़ी एजेंसियों के एग्जिट पोल के नतीजे भी आज आ गए हैं और दोनों ही एजेंसियों ने दिल्ली में इस बार बीजेपी सरकार का अनुमान जताया है। एक्सिस माई इंडिया की एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली में इस बार बीजेपी को 48% वोटों के साथ 45 से 55 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं टुडेज चाणक्य ने भी करीब करीब यही अनुमान जताया है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली चुनाव पर करीब करीब सभी एग्जिट पोल ने साफ कर दिया है कि दिल्ली में इस बार डबल इंजन की सरकार आने वाली है और दिल्ली को 27 साल के बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री मिलने वाला है और आम आदमी पार्टी की सरकार का तख्ता पलट होने वाला है। टुडेज चाणक्य एग्जिट पोल का दावा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सिर्फ 19 सीटों पर सिमट सकती है, जबकि बीजेपी को 51 सीटें मिलने का अनुमान है और कांग्रेस समेत अन्य 0 से लेकर 3 सीटें जीत सकती है। इसके अलावा एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी को 45 से 55 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि आम आदमी पार्टी को सिर्फ 15 से 20 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। इसके अलावा कुछ एग्जिट पोल में सबसे बड़ा चौंकाने वाला दावा मुस्लिम मतदाताओं को लेकर है। सर्वे एजेंसी मैट्रिक्स के सर्वे बताते हैं कि इस बार दिल्ली में मुस्लिम वोटरों के रुझान बीजेपी की तरफ पहले से अधिक हैं। सर्वे के मुताबिक दिल्ली के इन चुनावों में आम आदमी पार्टी को 67% मुस्लिम वोट मिल रहे हैं, जो सबसे ज्यादा है। वहीं बीजेपी को कांग्रेस से अधिक मुस्लिम वोट मिलने का अनुमान है। सर्वे में बीजेपी को 11% तो वहीं कांग्रेस को सिर्फ 9% मुस्लिम वोट का अनुमान जताया गया है। दोस्तों, मैंने वोट कर दिया है और मैंने ये वोट किसको किया है आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा। मैंने ये वोट भारतीय जनता पार्टी को किया है। जिंदगी में पहली बार मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। अब तक मुसलमानों पर एक एलिगेशन ये लगता रहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मुसलमान वोट करता है, लेकिन ये मैंने वोट इसलिए किया आज बीजेपी को कि दिल्ली के अंदर बीजेपी जीते। दिल्ली के एग्जिट पोल का एक और बड़ा रिएक्शन हुआ है और इसका ठीकरा कांग्रेस पर फूटता दिखाई दे रहा है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब बात शुरू से बड़ी खबर की। रतनगढ़ में नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। सवारियों से भारी स्लीपर बस और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई है। हादसे में एक व्यक्ति की मौत बताई जा रही है, 22 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को फौरन रतनगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद एक महिला सहित 7 लोगों को रेफर कर दिया गया है। हादसे के बाद अस्पताल और पुलिस प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। नेशनल हाईवे 11 पर टीडियासर टोल के पास की घटना है, जहां पर यात्रियों से भरी स्लीपर बस और ट्रक में भिड़ंत हुई है। सवारियों से भरी स्लीपर बस और ट्रक में भीषण भिड़ंत। रतनगढ़ में नेशनल हाईवे पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ। नेशनल हाईवे 11 पर टिडियासर टोल के पास की घटना है, जहां पर कई यात्री घायल बताए जा रहे हैं। एक शख्स की मौत भी बताई जा रही है। एक महिला गंभीर रूप से घायल है, उसके साथ 7 लोग और घायल हैं। मतलब 22 लोग घायल हुए, लेकिन 7 लोगों की कंडीशन काफी ज्यादा सीरियस है, जिनको रेफर किया गया है। घायलों को फौरन रतनगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। रतनगढ़ में नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। यात्रियों से भरी स्लीपर बस और ट्रक में भीषण टक्कर। तो सवारियों से भरी बस और ट्रक में भीषण टक्कर के बाद से पुलिस प्रशासन अलर्ट पर। 22 लोग घायल, 1 जन की मौत और 22 लोग घायल में से 7 लोग और एक महिला की कंडीशन सीरियस, जिसको रेफर किया गया है। तो रतनगढ़ में नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। नेशनल हाईवे 11 पर टिडियासर टोल के पास की ये घटना बताई जा रही है। तो एक स्लीपर बस आप देखिए, रोज आए दिन जो सड़क दुर्घटनाएं हैं वो कम नहीं हो रही हैं और खासकर अगर आप देखिए 3 से 4 दिनों में तो जो बस की सड़क दुर्घटना की खबरें आ रही हैं वो ज्यादा आ रही हैं। कई जगह पर हमने देखा, कई जिलों में राजस्थान की, जहां पर बस हादसों का शिकार हुई है। यात्रियों से भरी हुई बस हादसे का शिकार हुई है, नहीं तो स्कूल स्टूडेंट से बस जा रही है, उसको लेकर वो हादसे का शिकार हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनोज इस खबर पर जुड़ चुके हैं। मनोज, स्लीपर बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर, क्या कुछ जानकारी और जो घायल हैं उनकी कंडीशंस कैसी हैं? जी
जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो सड़क हादसा हुआ है, ये जो स्लीपर बस थी, जयपुर से करीब 40 सवारियां लेकर और श्री गंगानगर की तरफ जा रही थी, और तभी ये जो नेशनल हाईवे 11 है, टीडिया से टोल है रतनगढ़ का, यहाँ पे सड़क हादसा हुआ है ट्रक के साथ। और इस स्लीपर बस के अंदर जो सवार व्यक्ति थे और साथ में जो ट्रक चालक था, इनमें एक व्यक्ति की मौत हुई है और 22 लोग हैं वो इस हादसे के अंदर घायल हुए हैं। सभी को अस्पताल लाया गया और इन 22 घायल व्यक्तियों में से 7 व्यक्तियों को है वो हायर सेंटर रेफर किया गया। तो चलिए, दिल्ली में विधानसभा और यूपी में मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजे घोषित होने से पहले सियासी पारा हाई है। रिजल्ट से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा दिए। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग मर गया, वो उन्हें कफन भेंट करेंगे। अखिलेश के बयान पर सियासी घमासान मच गया। बीजेपी ने इस पर बड़ा हमला बोला और इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। मिल्कीपुर उपचुनाव भले ही शांति से संपन्न हो गया, लेकिन सियासी घमासान जारी है। समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को लेकर विवादित टिप्पणी की है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है, चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा हमें भेंट करना पड़ेगा। ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है, चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए तो बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद उनकी भाषा पर सवाल उठाते नजर आए। उन्होंने कहा कि ऐसी भाषा का उपयोग ठीक नहीं। जब अखिलेश चुनाव जीतते हैं तो चुनाव आयोग ठीक है, जब हारते हैं तो चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं। अखिलेश यादव जीत जाए तो चुनाव आयोग ठीक है। 5 साल मुख्यमंत्री रहे ना, यही चुनाव आयोग था ना। अभी जो लोकसभा का चुनाव जीते हैं यही चुनाव आयोग था ना, जो मैं बड़ी संख्या में जीत गया, हमने हरा दिया योगी जी को, संविधान लेके घूमते हैं। तो आप जीत जाए तो चुनाव ठीक है, आप हारे तो चुनाव आयोग खराब है, ये कौन सा तर्क है? वहीं अखिलेश के बयान पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने निशाना साधा है। पूर्व सांसद सुभद्र पाठक ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जब 2012 में डिम्पल यादव निर्विरोध जीती थी तब सफेद चादर देनी थी। इनके समय 2014 के लोकसभा में आजमगढ़ और कन्नौज में क्या किया उसको याद करिए। 6 महीने पहले इलेक्शन कमीशन हिमालय पर था, अद्भुत था जब जीत गए थे 42 सीट। आज वो मर गया, 6 महीने में ही मर गया। अब कफन लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में आ रहे हैं। सबसे बड़ा काला दिन, इससे काला दिन हो ही नहीं सकता कि अब राजनीति इतनी ओछी होती जा रही कि लोग कफन लेके आ रहे हैं। लकड़ी भी ले आते, तुष्टीकरण की राजनीति तो लोग ओपनली कर रहे हैं, कफन ले आते, लकड़ियों ले आते। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी 2012 में अगर चुनाव आयोग को चादर दे देते, जब ये इनके मुख्यमंत्री रहते हुए इनकी पत्नी निर्विरोध कन्नौज से सांसद चुनी गई थी, तो ज्यादा अच्छा होता। मिल्कीपुर में हुए उपचुनाव पर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी का कहना है कि समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर हार रही है, इससे अखिलेश बौखला गए हैं, तो वहीं कांग्रेस उपचुनाव के दौरान धांधली का आरोप लगा रही है। इस बात का अच्छी तरह एहसास हो चुका है कि उनको जो है वो जनता जनादेश नहीं देने जा रही है, और इसीलिए उसके बाद जो है वो कभी ईवीएम पे ठीकरा फोड़ेंगे, कभी चुनाव आयोग पर फोड़ेंगे, तो कभी एडमिनिस्ट्रेशन पे फोड़ेंगे, और वो जनादेश का सम्मान नहीं करेंगे। मैं मानता हूँ कि वहाँ पर बेईमानी की गई। आंख इलेक्शन कमीशन बैठा रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं ने भी हमें सूचना दी कि वहाँ बेईमानी। उधर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने अखिलेश पर पलटवार किया है। उन्होंने लोकतंत्र का अपमान किया है। जब सदन आरंभ हुआ तो समाजवादी पार्टी ने आज पहली बार मर्यादा तोड़ते हुए चुनाव आयोग के लिए, चुनाव आयोग के मृत शरीर के लिए कफन प्रस्तुत किया स्पीकर महोदय के सामने। आज तक हिंदुस्तान के पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में, संसदीय गतिविधि में इस प्रकार का कुकृत्य कभी नहीं हुआ था। मिल्कीपुर उपचुनाव में हुई वोटिंग को लेकर अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। कहा कि लोकतंत्र से जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया बेहद जरूरी है। वहीं बीजेपी ने अखिलेश यादव पर संवैधानिक संस्थानों को मजाक उड़ाने और लोकतंत्र के अपमान का आरोप लगाया है।
न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।